सबसे पहले बात मोदी सरकार के नए अवतार की। देश के विकास की धार को और रफ्तार देने के लिए मोदी के मंत्रियों ने कमर कस ली है। कल शपथ लिए मंत्रियों में से ज्यादातर ने आज अपना कामकाज संभाल लिया। आज नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को कौन सा मंत्र दिया, नई मंत्रिपरिषद के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी, आप देखिए टॉप 9 मिशन पर टीम मोदी। मोदी सरकार ने किसानों को एक बार फिर आश्वासन दिया है कि अनाज मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। कल कैबिनेट विस्तार के बाद पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस ब्रीफिंग की। कैबिनेट विस्तार के एक दिन के बाद ही पीएम मोदी अपने नए मंत्रियों के साथ काम पर जुट गए हैं। पीएम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी के निदेशकों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आए। कैबिनेट विस्तार के बाद पीएम का किसी संस्थान के साथ ये पहली मीटिंग या संबोधन था। पीएम मोदी ने कल अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था, जिसमें 36 नए मंत्री शामिल हुए थे और 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। कई मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। लगभग सभी नए मंत्रियों ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। कल कैबिनेट विस्तार के बाद अब मोदी मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 77 तक पहुंच गई है। इससे पहले ये संख्या 69 थी। पीएम मोदी ने अपने पास कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग समेत सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मंत्रालय रखे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली न छोड़ने का आदेश दिया है। मंत्रालय के ठर्रे और कामकाज को समझें और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हो। कोरोना महामारी को देखते हुए मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में जश्न नहीं मनाने के लिए कहा गया है। जेडीयू कोटे से आए सांसद आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। आरसीपी सिंह ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा एलजेपी सांसद पशुपति पारस ने भी खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कामकाज संभाल लिया है। मनसुख मांडविया ने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। गुजरात से बीजेपी सांसद मनसुख मांडविया ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का काम संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय पहुंचकर कामकाज शुरू किया। अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट में भेजा गया है। अनुराग ने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नागरिक उड्डयन विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। मोदी कैबिनेट के विस्तार में सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। 7 नए मंत्रियों के साथ ही मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जिसमें 6 सवर्ण, 6 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति से हैं। यूपी में अगले साल चुनाव है, इसलिए जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आखिर यूपी में क्यों बढ़ गया है सियासी तापमान? एमवाई कॉम्बिनेशन पर किसने किया प्रहार? 1990 के अयोध्या कांड पर क्यों गर्मा गई है सियासत? ब्लॉक प्रमुख चुनाव ने यूपी में कैसे बढ़ा दिया तनाव? राजनीतिक घमासान से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं इस वक्त की टॉप 9 सियासी चक्रव्यूह में, आप देखिए। लखनऊ पहुंचे एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में अब एमवाई यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, अब ए टू जेड गठबंधन काम करेगा। ओवैसी ने मुसलमानों और दलितों के पिछड़ेपन और कम साक्षरता दर के लिए बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा को जिम्मेदार बताया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से मुलाकात की। यूपी में ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो करेक्टर ढीला है। यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने योगी के नाम पर हरी झंडी दे दी है। यूपी में किसी भी तरह के कैबिनेट विस्तार की जरूरत नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कारसेवकों के नाम पर सड़क बनवाने के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है कि 1990 में मारे गए कारसेवकों के नाम पर सड़कें बनेंगी। इस मौके पर उन्होंने तत्कालीन मुलायम सरकार पर भी निशाना साधा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान आज बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में दर्जनों स्थानों पर भिड़ंत हुई। सीतापुर के कसमांड ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर फायरिंग हुई और बम चले। उन्नाव के असोहा ब्लॉक में भी जमकर पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी।
यूपी के इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक पर जानलेवा हमला हुआ। बीडीसी सदस्य के बेटे के हाथ में गोली लगी है। घटना भरथना ब्लॉक की है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र दोहरे और समर्थक कोमल यादव के साथ मारपीट हुई। 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान कई लोग घायल हुए। हिंसा पर उतरी भीड़ ने गाड़ियों को भी निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की। बस्ती के लगभग सभी ब्लॉक में नामांकन के दौरान कुछ ऐसे ही हालात हैं। दुबैलिया ब्लॉक में मारपीट और फायरिंग, गौर ब्लॉक में उपद्रवियों को पुलिस ने पीटा। बनकटी ब्लॉक में भी जमकर मारपीट हुई। देश में पेट्रोल और डीजल की बेकाबू कीमतों से जनता परेशान है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को खूब घेर रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस ने घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी पर सवार होकर रैली निकाली। बंगाल के 6 आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने आखिर क्यों समन भेजा है? फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आरोपी कहां से गिरफ्तार किया गया? राष्ट्र की तमाम बड़ी खबरें कौन सी? आप देखिए टॉप 9 देश की बात। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई परिसीमन आयोग की टीम ने आज किश्तवाड़ का दौरा किया। किश्तवाड़ के बाद टीम ने जम्मू का रुख किया और यहां कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। टीम के सदस्य सामाजिक संगठनों से भी मिल रहे हैं। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से आज पुणे जमीन घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पेश होने के लिए बुलाया था। इस मामले में खड़से के दामाद गिरीश चौधरी पहले से 12 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में। कोयला घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 आईपीएस अफसरों को समन भेजा है। सभी लोगों को अलग अलग तारीखों पर ईडी के सामने पेश होने की बात की गई है। 2 दिन पहले ही ईडी की टीम ने कोयला तस्करी के सरगना अनूप मांझी और गणेश बागड़िया के ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली सरकार की फटकार के बाद ट्विटर ने ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोर्ट से 8 हफ्तों का वक्त मांगा है। ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि वो जल्द ही भारत में एक परमानेंट दफ्तर भी बनाने जा रहे हैं, जो कंपनी का स्थायी संपर्क पता होगा। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली विधानसभा द्वारा फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजित मोहन के खिलाफ जारी समन को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया, जिसके बाद अब अजित मोहन को विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक अकाउंट को आज हैक कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे फेसबुक अकाउंट हैक कर कांग्रेस की तारीफ वाला वीडियो भी पोस्ट कर दिया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स की मदद से अकाउंट रिकवर हो गया। हम झुकेंगे नहीं। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को रूपाणी सरकार ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के मुताबिक यात्रा के दौरान पूरे रूट पर कर्फ्यू रहेगा। वहीं इस दौरान प्रसाद का वितरण भी नहीं किया जाएगा। भक्त सिर्फ ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वो 23 अप्रैल से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से देश भर के नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। वीरभद्र 6 बार हिमाचल के सीएम रहे थे। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए लोगों को उकसाने वाले एक युवक को राजस्थान पुलिस ने अलवर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इस्लामिक मीडिया नाम से ग्रुप बनाया था और उसके पास से देश विरोधी सामग्री भी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर में कैसे आग लग गई? कहां पर बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने डाका डाला? कहां पर बिजली के बिल से लोगों को छुटकारा मिला? और बिहार में बाढ़ ने कैसे हाहाकार मचा रखा है? प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 राज्य विशेष में दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर के बिल्डिंग में आज सुबह आग लग गई। बिल्डिंग से निकलते धुएं के गुबार को देखने के बाद अफरा तफरी मच गई और तमाम अधिकारी दफ्तर से बाहर आ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश की राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक कारोबारी अपूर्व जैन को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के झालावाड़ में एक बेकाबू डंपर सड़क किनारे बनी झोपड़ी में जा घुसा। हादसे के वक्त झोपड़ी में परिवार के 5 लोग सोए हुए थे। 5 की एक ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन किया। हाथों में रसोई गैस सिलेंडर लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 7 महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लिए बैठे हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बैंक लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस होकर आए 4 लुटेरों ने SBI बैंक के ब्रांच में स्टाफ को बंधक बनाकर 6.82 लाख रुपए लूट ली। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में बाढ़ ने भीषण तांडव मचाया हुआ है। नदियों के बढ़ते जलस्तर और कटाव के चलते बाढ़ का पानी गांव में घुसा हुआ है, जिसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुंबई में हो रही हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद लोगों को तेज धूप और गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जगह पानी भर जाने से लोगों को परेशानी भी हुई है। वहीं दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब और वेस्ट यूपी में 10 जुलाई को मानसून दस्तक दे सकता है। मुंबई में एनसीबी ने मीरा रोड और नाला सोपारा में छापा मारकर 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक नाइजीरिया का नागरिक है। दोनों के पास से भारी मात्रा में कोकेन मिला है। आरोपी मुंबई में सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करते थे। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने की घोषणा की है। वहीं 101 से 200 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 50% छूट दी जाएगी। देश में 24 घंटे में रिकवरी से ज्यादा दर्ज हुए कोरोना के नए मामले। वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर किसने आगाह किया है और दुनिया भर में कोरोना ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। महामारी से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए टॉप 9 वायरस से युद्ध में। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। अब तक डेल्टा वेरिएंट ही सबसे खतरनाक माना जा रहा, लेकिन पेरू में सबसे पहले पाया गया लैम्डा वेरिएंट भी अब अपना खतरनाक रूप दिखा रहा है। यूके, अमेरिका समेत 30 देशों में ये फैल चुका है। WHO ने भी इसे लेकर चेतावनी जारी की है। भारत में अब तक कोरोना के 120 से ज्यादा वेरिएंट मिले हैं, जिसमें से 8 बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट मिल चुके हैं। 73 से ज्यादा जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। कोरोना से जुड़ी चिंता की बड़ी खबर सामने आई है। काफी समय बाद पिछले 24 घंटे में रिकवरी से ज्यादा कोरोना के नए केस आए हैं। 24 घंटे में देश में 45,892 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 44,291 मरीज की रिकवरी हुई है। देश में इस वक्त 4,60,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए जापान की सुगा सरकार टोक्यो में 22 अगस्त तक आपातकाल की घोषणा कर सकती है। टोक्यो प्रशासन ने समीक्षा कर सरकार से इसकी सिफारिश की है। 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 920 नए केस मिले हैं। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। 32,548 नए केस दर्ज किए गए हैं। ऐसा तब है जब पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रतिबंधों में ढील का संकेत दिया है। देश में 1,28,000 से ज्यादा की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 6,21,873 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से मौत के आंकड़ों में दूसरे और तीसरे नंबर पर ब्राजील और भारत ही है। WHO ने कहा कि ये मान लेना कि वायरस खत्म हो रहा है बड़ी भूल हो सकती है। कोरोना काल में सैलानियों को लेकर दुबई से हैरान करने वाला एक सरकारी आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 से मई 2021 के बीच करीब 3,70,00,000 विदेशी सैलानियों ने दुबई की यात्रा की। 7 जुलाई 2020 से दुबई ने सैलानियों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। देश को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम के जरिए विदेशों में बनी कोरोना वैक्सीन की खेप जल्द मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त के शुरुआत में अमेरिका में बनी वैक्सीन भारत को मिल सकती है। इसमें फाइजर और मॉडर्ना की 3 से 4 मिलियन डोज आने की संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच उत्तराखंड के नैनीताल से लापरवाही वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में सैलानियों की आमद से कारोबारियों को राहत मिली है, लेकिन सैलानियों की बढ़ती भीड़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यहाँ नियमों की खूब अनदेखी हो रही है। नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कहां पर देश के 5 दुश्मन ढेर हुए हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC के जरिए पाकिस्तान ने कौन सी चाल चली है और चीन की कौन सी खौफनाक चाल सामने आई है। दुश्मन मुल्कों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। कुलगाम और पुलवामा में हुए एनकाउंटर में लश्कर से ताल्लुक रखने वाले 4 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं नौशेरा सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बडगाम में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आतंकी के पास से 1 किलो 200 ग्राम विस्फोटक के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किया है।
पाकिस्तान की शह पर इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। बताया जा रहा है कि जिद्दा में ओआईसी के कार्यकारी प्रमुख ने भारतीय राजदूत औसाफ सईद के साथ मुलाकात की और कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे को उठाया। हालांकि मुलाकात को लेकर भारतीय दूतावास से कोई बयान नहीं आया है।